बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 11 अक्टूबर है, दिन है एतवार का और साल 2020। दो खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से एक भोंडा किस्म का मुबैना तौर पर मनसूबा बनाया गया है। इस मनसूबे के मुताबिक पुरानी शराब को नई बोतलों में डालकर आवाम के सामने पेश किया जाएगा, आवाम को फ़रोख्त किया जाएगा। ये पुरानी शराब और अपोजिशन का मनसूबा क्या है, इसके मकासद क्या है, इसके साथ साथ इस मौजू पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जानिब से जमहूरी निज़ाम के तसलसल के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आ चुका है। इस बयान के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से इस किस्म का मनसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ क्यों बनाया जा रहा है, इसके मकासद क्या है और किस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पुरानी शराब को नई पैकिंग में डालकर फ़रोख्त किया जाएगा। इस खबर का ताल्लुक जो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ तकरीर की गई थी जिसमें हाइब्रिड वॉर का जिक्र किया गया था, इस खबर का हाइब्रिड वॉर के साथ भी ताल्लुक है। और सुहेल वड़ाई साहब की जानिब से चंद कॉलम्स लिखे गए थे, उन कॉलम्स का भी इसी खबर में जिक्र करेंगे क्योंकि उन आर्टिकल्स का इसी खबर के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कनेक्शन जो है वो ज़रूर बनता है। दूसरी खबर में करप्शन की एक गज़ब किस्म की दास्तान आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और ये दास्तान आप नाज़रीन को बयान करने के बाद मेरा आप नाज़रीन से ये सवाल होगा कि आप मुझे बताएं जब इस लेवल पर पाकिस्तान में करप्शन का हाल होगा तो किस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, किस तरह से पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। जब इस सतह पर पाकिस्तान में करप्शन होगी तो पाकिस्तान किस तरह से तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना खड़ा हो सकता है। ये आज की हमारी दो खबरें जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से क्या मनसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मुबैना तौर पर बनाया गया है। नाज़रीन यहाँ इस्लामाबाद में जो अपोजिशन और नून लीग के हामी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत आइन और कानून की रोशनी में हुकूमत की हर मुमकिन मदद जो है वो करती रहेगी। नाज़रीन स्टेटमेंट के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बयान किया कि क्यों अपोजिशन जमातों की जानिब से ये मनसूबा वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बनाया गया है। मनसूबा नाज़रीन दरअसल ये है कि वो सहाफ़ी ये अफवाहें फैला रहे हैं कि फ़ौज के अंदर एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सेक्शन मौजूद है जो अपोजिशन के स्टांस को दुरुस्त समझता है, जो अपोजिशन के मौक़िफ़ को दुरुस्त समझता है। और ये कहा जाता है उन सहाफ़ियों की जानिब से कि वो सेक्शन, वो ग्रुप फ़ौज का ये चाहता है कि जो अपोजिशन का स्टांस है, इस स्टांस के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अपोजिशन जमातों ने चलाने का फैसला किया है, यह तहरीक हर सूरत में कामयाब होनी चाहिए। और यह कहा जाता है कि इस ग्रुप का ये भी मौक़िफ़ है, ये ख्याल भी है कि मौजूदा हुकूमत जो है मुल्क को आगे चलाने के हवाले से, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के हवाले से या गवर्नेंस के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है हुकूमत के खिलाफ वो बिल्कुल दुरुस्त दिखाई देता है। इससे पहले नाज़रीन जब मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च लाने का ऐलान कर चुके थे और वो सिंध से, कराची से रवाना हुए थे, तो उनकी रवानगी से लेकर जब तक मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में धरना अपने इख्तिताम को नहीं पहुंचा था, उस वक्त भी इन हामी सहाफ़ियों की जानिब से इसी किस्म के दावे किए जाते थे कि मौलाना फजल रहमान जो है वो कराची से निकल चुके हैं और ये लॉन्ग मार्च स्टार्ट होने के बाद, लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने के बाद अपोजिशन की जो टांगें हैं वो कांपना शुरू हो चुकी हैं। जब ये लॉन्ग मार्च लाहौर पहुंचा था तो ये कहा गया था उन सहाफ़ियों की जानिब से कि मौलाना फजल रहमान जब इस्लामाबाद में पहुंचेंगे तो वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा जो है वो लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। और जब इस्लामाबाद में ये लॉन्ग मार्च पहुंचा था तो ये दावे किए जा रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ी हो जाएंगे, नए इंतखाबात मुल्क में होंगे, इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में, पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। उसके बाद हमने देखा कि वो तमाम मनसूबा नाकाम हुआ। आर्मी चीफ के साथ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की 1-to-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि हुकूमत, मुल्क जो है इस किस्म के एहतजाज, धरनों या रैलियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा आप अपना जो लॉन्ग मार्च है ये वापस ले जाएं, अपने धरनों को जो है वो क्लोज कर दें। लेकिन उसके बाद देखा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से इस बात पर रजामंदी का इजहार नहीं किया गया। लेकिन जब हुकूमत से और ताकतवर हलकों की जानिब से इस धरने वालों को कुछ नहीं मिला तो ये अपना तमाम सामान यहाँ से पैक करके वापस चले गए। और किस तरह से अचानक इन्होंने वापस जाने का फैसला किया वो आप नाज़रीन के सामने है। और इससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि सुहेल वड़ाई साहब के चंद कॉलम्स हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। अभी चंद हफ्ते पहले वड़ाई साहब की जानिब से एक कॉलम लिखा गया था जिसमें यह बताया गया था कि जो पुराने खांगड़ किस्म के सियासतदान हैं जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं, आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اور حکومت جو ہے اس پیج پر ہے، اور جب تک یہ دونوں طاقتیں سول ملٹری قیادت ایک پیج پر موجود ہیں، کسی بھی طرح سے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو یا دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کنسیشن کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا وڑائے صاحب نے اپنے کالم میں کہ یہ انتظار کریں گے ایک اچھے وقت کا، اور یہ بھی لکھا تھا وڑائے صاحب نے اپنے کالم میں کہ اکتوبر میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاک فوج کے اندر، ISI کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہونے والی ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف کی جانب سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اور نواز شریف کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سہیل وڑائے صاحب نے اپنے کالم میں بات کی تھی کہ اس ٹائمنگ کا انتخاب نواز شریف کی جانب سے اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں بڑے اہم عہدوں کے اوپر بڑی اہم تبدیلیاں ہونے والی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف نے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ حکومت کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف دینے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج سہیل وڑائے صاحب کی جانب سے، کل گزشتہ روز سہیل وڑائے صاحب کی جانب سے ایک اور کالم لکھا گیا تھا، اس کا بھی آگے چل کے ذکر کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس ساری پلاننگ کا، اس منصوبے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ منصوبہ پہلے بھی بنایا گیا تھا جب مولانا فضل الرحمان اپنا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد میں آئے تھے۔ اب اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گزشتہ روز آرمی چیف کی جانب سے ایک واضح طور پر اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم موجودہ حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ اس بیان کے سامنے آنے کے بعد تمام جو مطلع تھا، جو آسمان کے اوپر جو دھند چھائی ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر ہٹ گئی، اور یہ واضح ہو گیا کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہیں ہے، اور واضح طور پر دکھائی دیا کہ حکومت کسی بھی طرح سے حکومت کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آنے کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا ابھی بھی ارادہ رکھتی ہیں، ان میں مایوسی پھیلی، مکمل طور پر انہیں فرسٹریشن کا وہ شکار ہوئیں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ سے منصوبہ لانچ کرنے کا مبینہ طور پر منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مقصد کیا ہے۔ ہارون رشید کی جانب سے چند روز پہلے ایک پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ ماضی میں بھی نواز شریف کی پلاننگ یہ رہی ہے کہ ڈیوائیڈ کیا جائے، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی۔ عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ماضی میں جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہارون رشید کی جانب سے کہ ماضی میں فوج کے اندر بریگیڈیئر لیول کے کچھ 50 کے ایسے اعلیٰ افسران تھے جنہیں نواز شریف کی جانب سے بڑی جو ہے وہ بڑی متاثر قسم کی، بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ آفر کی گئی تھی۔ لیکن اس کا مقصد یہ بتایا گیا تھا ہارون رشید کی جانب سے کہ فوج میں ڈویژن پیدا کی جائے، اور ایسا طبقہ فوج میں پیدا کیا جائے جس کی ہمدردیاں جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہوں، مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوں، شریف خاندان کے ساتھ ہوں۔ تو اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے یہ ویڈیو بنانے سے پہلے، وہ ایکسپرٹ جن کا دفاعی معاملات کے ساتھ تعلق ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایسی پلاننگ کی گئی ہے، ایسا منصوبہ بنایا گیا ہے، تو اس کا آج بھی مقصد یہ ہے کہ ڈیوائیڈ کیا جائے فوج کو۔ اور ہائبرڈ وار کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ جس طرح سے آرمی چیف نے اپنی تقریر میں بتایا کہ دشمن کی جانب سے ہائبرڈ وار جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لانچ کر دی گئی ہے، جس کا ٹارگٹ جو ہے وہ نوجوان نسل بھی ہے، اور مین جو ٹارگٹ ہے وہ ان کے جو ذہن ہے انہیں ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ ان کے ذہنوں کو پولوٹڈ کیا جا سکے۔ یہاں پر بھی جن ایکسپرٹ سے ہماری بات ہوئی ہے وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نوجوانوں کو اس بیانیے کے ساتھ ٹارگٹ کیا جائے گا، ان کے ذہنوں کو ہدف بنایا جائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فوج کے جو ہائی لیول کی یا جو طاقتور حلقوں کی جو ہائی لیول کی کمانڈ ہے ان کے خلاف جو ہے انہیں متنفر کیا جائے، اور یہ بات ثابت کی جائے کہ ایسا گروپ موجود ہے فوج کے اندر جو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپوزیشن جماعتوں کی اس تحریک کے حوالے سے۔ لیکن ان ایکسپرٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کی 4 سے 5 جو بہترین فوج ہے اس میں پاکستان کی فوج کا شمار ہوتا ہے۔ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، وہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا، چاہے جو بھی کوشش کی جائے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بڑا منظم جو ہے پاک فوج کا ادارہ ہے۔ اس قسم کی کوششیں ماضی میں بھی کی گئی تھیں، اب بھی اس قسم کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ تو ناظرین ہماری پہلی خبر ہوگی جس کا بڑی تفصیل کے ساتھ آپ ناظرین کے ساتھ میں نے ذکر کیا۔ اب دوسری خبر کا آپ ناظرین کے ساتھ ذکر کر لیتے ہیں، جس میں نے بتایا تھا کہ کرپشن کی ایک داستان آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ایک شخص ہے جو خاکروب ہے، سرکاری ملازم ہے، محکمہ مال میں وہ ملازمت کرتا ہے۔ نیب کی جانب سے اس کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، بہاول نگر میں، ملتان میں، ملتان کے جو نیب کا ادارہ اس کی جانب سے چھاپہ مارا گیا۔ جب اس خاکروب کے گھر سے چھاپہ مارا گیا، کلیم کلو اس کا نام ہے، تو 6 کلو سونا اس کے گھر سے برآمد ہوا، کرنسی نوٹ کی 2 بوریاں برآمد ہوئی، اور 1 بوری جو ہے وہ پرائز بانڈ کی اس کے گھر سے برآمد ہوئی۔ آپ ناظرین سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسا خاکروب جو محکمہ مال میں ہو، جس کی 20 سے 25 یا 30 ہزار روپے کی تنخواہ ہو،
वो 30,000 के अंदर अंदर अपने घर का खर्चा बड़े मुश्किल के साथ चलाता होगा। तो कैसे लो लेवल के मुलाजिम के बाद, मैं उसकी कोई इंसल्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने लो लेवल का मुलाजिम कहा है, तो उसके बाद इतना सारा पैसा कहां से आ गया? 6 किलो सोना, मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी मालियत बनती होगी, लेकिन यह अंदाजा जरूर है कि लाखों में, करोड़ों में उसकी मालियत बनती होगी। इसी तरह से जो 2 बोरियां करेंसी नोट की निकाली गई हैं वो भी करोड़ों रुपए की होंगी, और जो प्राइस बॉन्ड वहां से मिले हैं वो भी करोड़ों रुपए के होंगे। urdu.pk पे यह खबर छप चुकी है, ये शाया हो चुकी है, और बड़े दिलचस्पी के साथ लोग जो है इस खबर को पढ़ने में अपनी जो है वो दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। और नाज़रीन, सवाल यह था कि जब इस लेवल की करप्शन होगी कि खाकरोब लेवल के मुलाजिम के पास इतना पैसा होगा, तो पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल की करप्शन हमारे सरकारी इदारों के अंदर, वफाकी और सूबाई इदारों के अंदर हो रही होगी। हम तो रोना रोते हैं ना आसिफ अली जरदारी खानदान का कि उन पर मुबैना तौर पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम हैं, नवाज शरीफ खानदान पर, शरीफ खानदान पर मुबैना तौर पर अरबों रुपए, खरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। लेकिन यह करप्शन जब इस किस्म के केसेस सामने आते हैं तो उनके सामने यह करप्शन बड़ी दिखाई देती है। शरीफ खानदान की और जरदारी खानदान की जो मुबैना करप्शन है वो इसके सामने छोटी दिखाई देती है। और ये एक केस हमारे सामने आया है, जब इस तरह की करप्शन हमारे महकमों में होगी और कोई उनकी रोकथाम नहीं होगी तो पाकिस्तान, जैसे मैंने सवाल उठाया है, आप भी नाज़रीन मुझे बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, किस तरह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्ट्रांग हो सकती है, जब इस तरह के जो सांप होंगे, जो नासुर होंगे, जो मुल्क के खजाने को लूट रहे होंगे, मुल्क के खजानों को चाट रहे होंगे, और ये दर्जनों में नहीं होंगे, सैकड़ों में नहीं होंगे, बल्कि हजारों में होंगे, बल्कि हजारों से भी ज्यादा होंगे। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे इस किस्म के केसेस हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन उस पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। आप वापडा में जाके देखें, आप महकमा मॉल में जाके देखें, आप और भी जितने सरकारी इदारे हैं, थाना आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इदारे आप वहां पर देख सकते हैं, इस किस्म की करप्शन हो रही है। तो पाकिस्तान को अगर हम चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी अदाओं पर भी गौर करना होगा। हमें अपने छोटे से जाती फायदे के लिए इस किस्म के गलत कामों में रिश्वत देकर अपने काम निकलवाने के हवाले से हमारा, हालांकि अगर सही काम भी होता है तो उसके लिए भी हम पैसा देकर वो सही काम कराने के लिए राजी होते हैं भी, चलें अगर सही काम के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं तो उसकी कोई ऐसी इसमें हर्ज नहीं है। हालांकि उसमें भी हर्ज होता है, उसमें भी गुनाह का अंसर शामिल होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा, कब तक इस करप्शन को जो निचले लेवल के ऊपर बड़े पैमाने पर, वसी पैमाने पर पाकिस्तान के खजाने को, पाकिस्तान की मईशत को चाट रही है, कब तक इसको कंट्रोल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े बड़े हमने दावे सुने हैं। फिलहाल तो जितने भी करप्शन के केसेस हमने देखे हैं, रिकवरी उसमें हमें दिखाई नहीं देती, दावे किए जाते हैं नैब की जानिब से। और हमने, अगर आप हमारी वीडियो निकाल के देखें, हमने आपको पहले भी बताया था कि रिकवरी अगर होंगी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इन करप्शन केसेस के फैसले नहीं हो जाएंगे तब तक किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होगी। लेकिन इससे पहली वीडियो में हमने जो कल मैंने लगाई थी, जो महंगाई का जिक्र किया था, हमारे और यूट्यूबर्स की जानिब से, सदीक जान की जानिब से, ईसा भाई की जानिब से भी गालिबन, या अदील वड़ाइज की जानिब से महंगाई पर जिक्र किया जाता है, उसका किसी न किसी वीडियो में बात की जाती है, तो लगता यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी ये बात किसी न किसी सोर्स से, हम ये दावा नहीं करते कि हमारे जरिए से पहुंची होगी, लेकिन पहुंची जरूर है। और इमरान खान ने इस बात का अब सीरियसली नोटिस लिया है कि आइंदा हफ्ते, मतलब कल से पीर से होने वाले अदालती हफ्ते के बाद महंगाई के ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। रियासती जो मैकेनिज्म है, रियासती जो मशीनरी है, उसे मुकम्मल तौर पर फाल किया जाएगा। और जो एक फोर्स वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बनाई गई थी, जिसे टाइगर फोर्स करते हैं, उसे भी इस सारे मामले में इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि महंगाई का जो अफरेत है उस पर काबू पाया जा सके और अवाम को जल्द अज जल्द जो है महंगाई के सिलसिले में रिलीफ देने के हवाले से कोई अमली इक़दाम जो हैं वो उठाए जा सकें। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबर है। तो इस आखिरी जो खबर है जो करप्शन के हवाले से, इस पर आप नाज़रीन ने ज़रूर सोचना है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।